गुड मॉर्निंग। भारतीय राजनीतिक विचारक में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काल से ही हमने देखा कि उदारवादियों का भारत में वर्चस्व ज़्यादा था। उदारवादी नेता अपने पवित्र मंतव्यों के पश्चात भी उदारवाद की अपनी पद्धतियों से ब्रिटिश सरकार पर इस बात का प्रेशर बनाते थे कि वो वांछित सुधार कर सके, लेकिन उदारवादी नीति रीति की असफलता को हमने देखा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवाद आंदोलन की धारणा फूटने लगी और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता हमारे सामने आए। कांग्रेस के मंच पर इन नेताओं ने सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और ये जो त्रिमूर्ति थी लाल, बाल और पाल की, वो प्रसिद्ध हुई। इस त्रिमूर्ति ने तिलक वरिष्ठतम थे और वे इन सब में प्रमुख भी थे। उनके विषय में महर्षि अरविंद ने लिखा है कि वे भारत के 2 या 3 ऐसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिनकी संपूर्ण देश ने आराधना की और अनुसरण भी किया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। गोखले की भांति वे भी राष्ट्रवाद महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चितवान ब्राह्मण समुदाय के थे और बड़े राष्ट्रवादी थे। तिलक ने यह महसूस कर लिया था कि देश की जनता को जागृत करके और देश की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के किए हुए बिना कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन करना संभव नहीं है। तिलक ने राष्ट्रीय जागृति और जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों के प्रकाशन का भी निश्चय किया। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इन पत्रों के माध्यम से वे देश के प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते थे और संसार में घट रही हर एक तरह की घटना से लोगों को अवगत कराते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं अपना पूरा जीवन केवल जनता के उत्थान के लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ, अतः मैं समझता हूँ कि इस कार्य में साहित्य या विज्ञान में विश्वविद्यालय की उपाधि की भी अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें कि मेरा ब्रिटिश सत्ता के साथ टकराव नहीं हो। इस बात से हम ये संभवतः कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल विरोधी थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहला जो उनका पॉलिटिकल थॉट था वो ये था कि तिलक अपने व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रण को अनैतिक मानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो आध्यात्मिक आस्था से निर्धारित की गई एक धारणा है। भारतीय अद्वैतवाद में उनका विश्वास था और उनका ये मानना था कि सभी मनुष्य जो है वो निरपवाद परमात्मा का अंश है, मतलब हर व्यक्ति जो है वो परमात्मा का अंश है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान है, इसलिए हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए जिस तरह से हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। पश्चिमी व्यक्तिवादियों की भांति स्वतंत्रता को व्यक्ति पर से समाज और राज्य के प्रतिबंधों के निवारण का व्यवहारिक सूत्र नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और उसके द्वारा अपने परम श्रेय ईश्वर को पाने या उससे एकाकार होने का एक अनिवार्य साधन है या एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वतंत्रता है यदि वो व्यक्ति को दी जाती है तो वो ईश्वर से एकाकार हो जाता है। उन्होंने राज्यों के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध किया। बैंथम का उपयोगितावादी तर्क अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख था, यह तिलक को मान्य नहीं था। उन्होंने कहा कि संख्यात्मक जो मापदंड होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं, भ्रामक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ संख्या के आधार पर आप किसी भी चीज़ का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। किसी चीज़ से बहुत सारे लोगों को सुख मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस बात से सुख मिला है वो बात ही गलत हो या वो साधन ही गलत हो। इसलिए वो बैंथम के इस अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की धारणा का सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी माना कि किसी भी बात के औचित्य का निर्धारण करने का आधार यह नहीं होना चाहिए कि लोगों का जो बहुमत है वो जनहितकारी बहुमत है। निर्मल विवेक से शून्य अधिकांश लोगों की अपेक्षा जागृत विवेक से युक्त एक व्यक्ति की बात भी हितकारी हो सकती है। मतलब मान लीजिए कि 10 लोग मिलकर के किसी गलत बात का पक्ष ले रहे हैं और एक व्यक्ति किसी एक सही बात का पक्ष ले रहा है, तो सिर्फ ये मान लेना कि 9 व्यक्ति सही है ये गलत हो जाता है। 9 व्यक्ति किसी झूठ का सपोर्ट करते हैं तो वो गलत है, और यदि एक व्यक्ति किसी एक सच का साथ देता है तो वो एक व्यक्ति संख्यात्मक रूप से ज़्यादा
सही है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो यांत्रिक भी है, मतलब व्यक्ति को मशीन बनाता है। वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम पावर, वी आर enjoying द मैक्सिमम फैसिलिटी बाय द स्टेट। सो अधिकतम लोगों को सुख मिल रहा है, ये राज्य के सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता। हो सकता है कि राज्य किसी गलत धारणा को लेके चलता हो और 100 लोगों के सुख के कारण किसी एक व्यक्ति का सुख मारा जा रहा हो, तो वो जो एक व्यक्ति है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुमत जो है वो अधिनायक बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख का मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति जो अकेला किसी बात के लिए अपने आप को साबित करना चाहता है, उसकी बात भी रखी जाए, और यदि वो सही कहता है तो उसकी वो एक बात स्वीकार की जाए, बशर्ते 9 गलत बातें छोड़ दी जाए। उपयोगितावाद का सिद्धांत पर उन्होंने यह आक्षेप लगाया कि इससे जो है स्वार्थपरता को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा व्यवहारिक सुविधा के लिए दूसरों के हितों के साथ तालमेल बिठा लेने का तो सही माध्यम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना हित नहीं देख रहा हूँ या सबका हित देख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा हित मैं देखता हूँ तो मैं लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ, मतलब मैंने पहले अपना सुख देखा फिर मैं लोगों के साथ जुड़ा। तो ये जो भावना है सेल्फिशनेस की, ये उनको स्वीकार नहीं थी। उन्होंने स्वराज्य की एक धारणा दी। उन्होंने कहा कि स्वराज्य से उनका आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जो पूरी तरह जनता के हितों के प्रति समर्पित होगी, जिसमें राज्य की शक्ति जनता के स्वाभिमान के अपहरण का माध्यम नहीं बनेगी, बल्कि इस रीति से उस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा कि व्यक्ति खुद को शासित ना समझे, अपितु शासन जो है उसकी सहमति और उसकी अनुमति से चलाया जाए। तिलक का स्वराज्य किसी विदेशी या स्वदेशी शासक के हाथों में शक्तियों के अमर्यादित केंद्रीकरण को नहीं, अपितु शासन के पूर्णतः जनहित के प्रति समर्पण को और शासन के कार्यों पर जनता के निर्णायक नियंत्रण के भाव को समाहित करता है। उनके स्वराज्य का मर्म राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित था। तिलक ने कहा कि मैं जिस स्वराज्य की मांग करता हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वह समस्त भारतीय जनता के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं का हल करने के लिए एक ही औषधि है, वो है वास्तविक सत्ता। जब ये औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी, तब यदि हम में आपस में कोई मतभेद भी हुआ तो हम उन्हें सुलझाने में समर्थ होंगे। हम अपने विवादों को स्वयं हल करने की शक्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भलीभांति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम भारत के लिए एक ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जैसे स्वराज्य की मांग आयरलैंड के स्वराज्यवादी कर रहे थे, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधारों की मांग और सरकार को उखाड़ कर फेंकने की मांग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं सुधार भी चाहता हूँ और अपनी सरकार भी चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक ऐसा नेशन चाहिए था जिसमें गवर्नमेंट भी अपनी हो, स्टेट भी अपना हो। उन्होंने साधनों के प्रति अपने दृष्टिकोण में ये बताया कि उदारवादियों द्वारा जो साधन अपनाए जा रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। उन्होंने प्रार्थना, किसी को प्रसन्न करना और प्रतिरोध, तीनों का ही विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं देखता कि कोई साम्राज्य शासकों द्वारा शासितों की उदारतापूर्वक रियायतें देने के कारण नष्ट हो गया हो, किंतु इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है जब किसी साम्राज्य का इस कारण अंत हो गया हो कि शासकों ने स्वेच्छा से शासितों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार जो है वो गिड़गिड़ाने से या अधिकार किसी के साथ में जबर उसके हर गलत काम को या सही काम को सपोर्ट करने से नहीं मिलते हैं, जबकि अधिकार आपको लड़ना पड़ता है, आपको छीनना पड़ता है, तब जाकर के आप अपने राइट्स के भागीदार बन पाते हैं या राइट्स आपको मिल पाते हैं। उन्होंने स्वदेशी का आर्थिक महत्व स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यदि करना है तो हमें लघु व कुटीर उद्योगों को चलाना होगा, हाथों के दस्तकारी व कौशल का प्रयोग करके छोटे पैमाने पर उत्पादन करना होगा, और अंग्रेजों के आगमन के पश्चात जो हमारी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया ठप हो गई है उसको वापस से पटरी पर लाना होगा। उन्होंने पूंजी और तकनीकी कौशल के अभाव को देखते हुए कहा कि छोटा और कुटीर उद्योग यदि हम बिठाते हैं तो हमें पैसा भी कम लगाना पड़ेगा और हमारी जो निर्मित वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग में बनेगी, बाहर बिकेगी, तो हम स्टैब्लिश हो पाएंगे। तकनीकी शिक्षा का उन्होंने सपोर्ट किया। वो मानते थे कि स्वदेशी कौशल और स्वदेशी पूंजी के आधार पर औद्योगिकीकरण अगर हमें करना है तो छोटा छोटा सा अनुसंधान करना पड़ेगा और उस अनुसंधान के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जमशेद में
जमशेदजी टाटा ने जब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए संस्थान स्थापित करने के लिए उद्देश्य से 30 लाख रुपए का अनुदान दिया तो तिलक ने उसकी बहुत बड़ी सराहना की। उन्होंने विदेशी के बहिष्कार आंदोलन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आप बहिष्कार जैसे आक्रामक पक्ष को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बहिष्कार में हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे रोष की अभिव्यक्ति होती है, जबकि आप बहिष्कार को आर्थिक क्षेत्र तक शामिल मत कीजिए। अगर बहिष्कार करना है तो आप आश्वस्त होकर के बहिष्कार कीजिए, ताकि आपको दोबारा दूसरों के प्रति दोबारा झुकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय जो प्रतिरोध है वो शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला शासन नहीं कर पाएगा और वो एक न एक दिन यहाँ से अपनी जो शासन करने की प्रवृत्ति है उसको ख़त्म कर लेगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षा का साधन अपनाए जाने का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और लिपि में एक बद्धता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाए और धार्मिक शिक्षा को उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा एजुकेशन में ज़रूर शामिल की जाए, क्योंकि हम जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म की तरफ जाते हैं, जबकि हमारा हिंदू धर्म चरित्र निर्माण सिखाता है, देशभक्ति सिखाता है, अतीत के प्रति गौरव को सिखाता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम ईसाईकरण को ख़त्म कर सकते हैं और हिंदुओं के हिंदुत्व को बचाया जा सकता है। थैंक यू।